तो दोस्तों नवंबर महीना करीब करीब बीत चुका है और दिसंबर आने वाला है। जो तरबूज की खेती करते हैं जो किसान भाई, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी, क्योंकि लोटनल विधि से जो किसान भाई तरबूज की खेती करते हैं उनको जो है तरबूज की बुआई दिसंबर के मध्य से ही स्टार्ट हो जाती है तरबूज की बुआई। और दिसंबर से जनवरी तक आप इसकी अगेती फसल जो है इसकी ले सकते हैं। दिसंबर मध्य से लेकर और जनवरी तक आप इसकी अगेती खेती कर सकते हैं, और इसकी खेती आपको लोटनल विधि से करनी पड़ती है अगर आप दिसंबर और जनवरी में इसकी खेती करते हैं तो। और उसके बाद फरवरी और मार्च तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में तरबूज की खेती पर संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किस तरह से आपको ज़मीन तैयार करनी है, कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, किस तरह से बेड बनाने हैं, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की तैयारी को लेकर। तो ज़मीन की तैयारी करने के लिए आपको 3-4 बार मिट्टी पलटने वाले हल से 3 या 4 बार कल्टीवेशन करना है। एक बार आप हेरो से कर दीजिए, 1-2 बार आप कल्टीवेटर से कर दीजिए, और फिर 1-2 बार आप हेरो से फिर से आपको एक बार कल्टीवेशन इसका कर देना है। रोटावेटर से करना चाहें तो एक बार आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1 या 2 जुताई आपको कल्टीवेटर से भी अवश्य कर लेनी है। यानी कहने का मतलब यह है कि बेड बनाने से पहले आपको 3 या 4 जुताई अच्छी तरह से, 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 1-2 जुताई आपको कल्टीवेटर से करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। यानी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी के टीले भी नहीं होने चाहिए। ज़्यादा सूखी मिट्टी में कई बार हम कल्टीवेशन कर देते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े टीले निकल आते हैं, तो उसमें भी आपके बेड की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि अच्छी तरह से मतलब कल्टीवेशन करके और मिट्टी को एकदम भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरा होने के बाद ही आपके बेड की क्वालिटी है वो सही आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें लगने वाले खाद और उर्वरक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गोबर की खाद के बारे में। तो सबसे पहले आपको अच्छी मात्रा में गोबर की खाद अपने खेत में डालनी है, और उसके बाद इस तरीके से आपको उस खाद को बिखेर देना है। यानी एकदम अच्छे तरीके से खाद को बिखेरना है। और उसके बाद अगले बेसल डोज की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं जानकारी दे दूँ कि बेसल डोज में जो तरबूज की खेती में ज़रूरी बेसल डोज होते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो ज़रूरत होती है बेसल डोज की वही जो बेसल डोज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद हम समय समय पर इसका फर्टिगेशन के द्वारा और उसमें हम खाद उर्वरक समय समय पर देते रहेंगे। तो दोस्तों अगले बेसल डोज की अगर हम बात करें तो आपको लेना है 40 kg पर एकड़ के हिसाब से इसमें डीएपी डालना है। वो भी आपको बिखेर देना है। जैसे आपको गोबर की खाद आपने बिखेरी है उसी तरीके से आपको डीएपी भी इसमें 40 kg पर एकड़ के हिसाब से बिखेर देनी है। और साथ में आपको 20 kg पोटाश पर एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको आखिरी कल्टीवेशन अपना कर देना है। आखिरी कल्टीवेशन जो भी बेसल डोज आपने डाले हैं वो डालने के बाद हेरो से आपको आखिरी कल्टीवेशन कर देना है, और उसके बाद आपको बेड बनाने हैं। दोस्तों खाद देने का एक दूसरा तरीका भी है जो आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जो बेड बनाते समय हम डालते हैं तो वो तरीका आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब बारी आती है दोस्तों बेड बनाने की। तो बेड आपको इस तरह से बनाने हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मिट्टी भी आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं किस तरह से एकदम भुरभुरी मिट्टी है। एकदम सूखी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। सूखी हो सकती है लेकिन मिट्टी के टीले नहीं होने चाहिए, लेकिन भुरभुरी इस तरह की होना चाहिए। 6 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने, यानी बेड से बेड की दूरी आपको 6 फीट रखनी है। और बेड की ऊंचाई दोस्तों आपको 1 फीट रखनी है कम से कम। और चौड़ाई की बात करें तो नीचे से 3 फीट और ऊपर से 2 फीट इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे बेड बनकर तैयार हो गए हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक मल्च के बारे में। बारी आती है प्लास्टिक मल्च की कि किस तरह से आपको प्लास्टिक मल्च को स्प्रेड करना है, बिछाना है। तो आप वीडियो में इसको भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से आप बिछा सकते हैं। केवल 2 आदमी इसमें आराम से बेड को ऊपर इसकी प्लास्टिक मल्च जो है आराम से बिछा सकते हैं। वीडियो में साफ साफ आपको दिखाया जा रहा है। ये हमने यहाँ पर पुरानी जो प्लास्टिक मल्च है, पीछे एक बार इसको काम में लिया था, उसको काम में लिया जा रहा है। तो आपके पास अगर पुरानी प्लास्टिक मल्च है, 25 माइक्रोन की आपको प्लास्टिक मल्च हमेशा काम में लेनी है। 25 माइक्रोन की अगर प्लास्टिक मल्च आप काम में लेते हैं तो आपको उसके अंदर दूसरी फसल भी आप इसमें आराम से ले सकते हैं।
25 माइक्रोन से कम की अगर आप प्लास्टिक मल्च काम में लेते हैं तो वो बीच में फट जाएगी और आपकी पूरी सीजन भी आपको नहीं निकाल पाएगी। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक मल्च का इसमें अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें प्लास्टिक मल्च के अंदर निकलने वाले होल की, तो आपको होल जो है 1-1 फीट की दूरी पे निकालना है, यानी होल से होल की दूरी जो है वो 1 फीट रहनी चाहिए। जो हम सीड डालेंगे वो 1-1 फीट की दूरी पे डालेंगे, यानी बेड हमने 6-6 फीट की दूरी पे बनाया है और सीड इसमें हम 1-1 फीट की दूरी पे डालेंगे। तो यानी आपके जो होल निकालेंगे आप उसमें प्लास्टिक मल्च में, तो वो आपको 1-1 फीट की दूरी पे निकालने हैं, यानी बेड से बेड की दूरी 6 फीट हो गई और पौधे से पौधे की दूरी जो होगी वो होगी 1 फीट। अब बात करते हैं दोस्तों सीड सोविंग की। प्लास्टिक मल्च हमने बिछा दी, होल हमने निकाल लिए हैं, तो अब हमें सीड सोविंग कर देनी है। सीड सोविंग से पहले हमें सिंचाई नहीं करनी है, सबसे पहले हमें इसमें सीड सोविंग करने हैं और उसके बाद हमें हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई केवल पहली सिंचाई इतनी ही करनी है जितनी नमी की आवश्यकता बीज को अंकुरित होने के लिए हो, यानी ज़्यादा सिंचाई हमें नहीं करनी है। बीज एक बार बेड हमारा पूरा गीला हो जाए इतनी सिंचाई करनी है, उसके बाद हमें लोट नल से इनको कवर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।